प्लेटो के शिक्षा के विषय में विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। आदर्श राज्य प्लेटो के चिंतन का लक्ष्य है। कैसे उसे स्थापित किया जाए, इसके निमित्त उसने बहुत सारे सिद्धांतों का सृजन किया। शिक्षा का सिद्धांत भी उनमें से एक है, क्योंकि आदर्श राज्य का निर्माण प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा के बिना संभव नहीं है। इसलिए वो शिक्षा को आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक सकारात्मक साधन मानता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की उपलब्धि होगी, सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होगा और दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित हो सकेगा, ऐसा प्लेटो मानता है। रिपब्लिक में उसने शिक्षा के ऊपर व्यापक चर्चा की है। शिक्षा की योजना क्या होगी, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षा किन वर्गों को किन रूपों में दी जाएगी। उसकी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा की जो योजना है, उसको जानने से पहले ये जानना होगा कि प्लेटो ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित करने का प्रयास किया जाता है, उसका चरित्र निर्मित करने का प्रयास किया जाता है और एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति, एक चरित्र युक्त व्यक्ति ही न्यायप्रिय व्यक्तित्व का धारक हो सकता है और सामाजिक न्याय स्थापित करने में अपना योगदान दे सकता है। समाज के विभिन्न वर्ग अपना कर्तव्य पालन करें, ऐसा कब संभव है? जब उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्लेटो ये मानता है। तो शिक्षा का उसका लक्ष्य बहुत व्यापक है। आदर्श राज्य की प्राप्ति, ऐसा राज्य जो न्याय से युक्त हो, जिसके नागरिकों में कर्तव्य पालन की भावना, निष्ठा की भावना बहुत ज्यादा। तो इस व्यापक लक्ष्य को लेते हुए वो आगे बढ़ता है अपने विचारों में और अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप वो यूनान की प्रचलित शिक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करता है। उसके समय में न्याय के साथ साथ शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वो भी हर यूनानी राज्य में अलग अलग तरीके की थी। एथेंस और स्पार्टा दो नगर राज्य थे, प्रमुख नगर राज्य थे प्राचीन यूनान के। प्लेटो ने वहां की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया और वहां की शिक्षा पद्धतियों में जो अच्छी बातें उसे लगी, उसको अपनी शिक्षा की योजना में उसने शामिल किया और एक नए रूप में उसे प्रस्तुत किया। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की क्या खासियत थी कि वहां शिक्षा देना एक परिवार का दायित्व समझा जाता था, यानी परिवार अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता था व्यक्तिगत रूप में। किन गुरुओं से शिक्षा दिलानी है, किन विषयों की शिक्षा दिलानी है, इसका निर्धारण व्यक्ति का परिवार करता था। तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था का दारोमदार किस पर था? परिवार पर था। दूसरी खासियत ये थी एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की कि इस शिक्षा व्यवस्था में मानसिक गुणों के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता था।
यानी विद्यार्थियों को ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जिससे उनका मस्तिष्क डेवलप। दूसरी तरफ जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती थी। राज्य के द्वारा की जाती थी, इसलिए राज्य उस शिक्षा की व्यवस्था करता था जो शिक्षा राज्य के संरक्षण में सहायक हो सके। और इसलिए स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में फिजिकल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता था ताकि नागरिक बलिष्ठ बने, सैनिक के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। तो दोनों जो नगर राज्य थे उनकी शिक्षा व्यवस्था अलग अलग प्रकृति की थी। एक में मानसिक विकास पर बल दिया गया था, दूसरे में शारीरिक विकास पर बल दिया गया था। एक में शिक्षा व्यवस्था परिवार का दायित्व थी तो दूसरे में वो राज्य का दायित्व थी। प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं की अच्छाइयों को लेकर अपनी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और उसके चिंतन में भी शिक्षा राज्य द्वारा प्रदत्त है, यानी स्पार्टा का अनुसरण करते हुए उसने राज्य द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करने का विचार रखा। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है, न्याय की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाए। स्पार्टा का प्रभाव है इस पर। साथ ही प्लेटो की शिक्षा योजना की एक और विशेषता यह है कि प्लेटो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा की समान रूप से व्यवस्था करना चाहता है। ये बात उस समय के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी जब स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसे में प्लेटो ने कहा कि नहीं, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, यानी यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता, लैंगिक समानता का पक्षधर दिखाई देता है प्लेटो। उसके आगे के सिद्धांतों में भी आप देखेंगे कि ये लैंगिक समानता का कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। उसकी साम्यवाद की योजना में भी और शिक्षा की योजना में भी उसने स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की है। अब उसके बाद उसने शिक्षा का क्रम निर्धारित किया कि शिक्षा कैसे दी जाएगी, आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी, या कैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। इसके लिए शिक्षा के वो कुछ चरणों की बात करता है। मुख्य रूप से 2 चरण की बात उसके द्वारा की जाती है, एक तो प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी हायर एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा किसको दी जाएगी? प्लेटो कहता है कि 6 से 20 वर्ष की उम्र तक ये शिक्षा समाज में सभी को दी जाएगी, सभी वर्गों के सदस्यों को दी जाएगी। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, सभी के लिए, सभी की संतानों के लिए ये शिक्षा व्यवस्था होगी। 6 से 20 वर्ष की उम्र तक हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाएगी राज्य के द्वारा। आज भी प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में क्या कहा गया है कि भारत जैसे देश में कि 18 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी करना ये पुराना कंसेप्ट रहा है,
और ये कंसेप्ट हमें प्लेटो के चिंतन में भी दिखाई देता है। अब बात आती है कि प्राइमरी एजुकेशन में किन विषयों की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो ये कहता है कि मुख्य रूप से 2 विषयों की शिक्षा दी जाएगी प्राइमरी एजुकेशन में। कौन से विषय? संगीत और शारीरिक व्यायाम। संगीत की शिक्षा मन के विकास के लिए और व्यायाम की शिक्षा शारीरिक विकास के लिए। संगीत को वो केवल गायन, वादन और नृत्य की कला के रूप में नहीं लेता, बल्कि संगीत शब्द का व्यापक अर्थ है उसके चिंतन में। संगीत में साहित्य भी शामिल है, चित्रकला भी शामिल है। गायन, वादन, नृत्य तो शामिल है ही, उसके साथ साथ साहित्य और चित्रकला को भी उसने शामिल किया है। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि ऐसे साहित्य पढ़ने की छूट नहीं होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। आप जानते हैं, देखते हैं कि साहित्य के नाम पर बहुत से ऐसे साहित्य का भी सृजन होता है जिसको हम सस्ता साहित्य कहते हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं होते। तो ऐसे साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की बात प्लेटो के द्वारा कही गई है। केवल उसी साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो साहित्य विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डाले, उनके मन को विकसित करे, न कि उनके अंदर बुरी भावनाओं को जन्म, बुरे संवेगों को प्रोत्साहित करे। ऐसे साहित्य को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बचपन में बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। उनके मन पर जो छाप पड़ती है वो आजीवन उनके साथ रहती है। इसलिए शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करते समय इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए, इस बात पर कि अश्लील साहित्य का पठन पाठन विद्यार्थी ना कर सके। शरीर की शिक्षा के लिए, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए व्यायाम की शिक्षा पर जोर दिया गया उसके द्वारा। व्यायाम को भी वो व्यापक अर्थ में लेता है। व्यायाम का मतलब केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, कसरत ही नहीं है, बल्कि वो कहता है कि व्यायाम से व्यक्ति के अंदर बहुत सारे मानसिक गुणों का भी विकास होता है। व्यक्ति के अंदर सहनशीलता आती है। जब फील्ड में व्यक्ति उतरता है, खेल के मैदान में उतरता है, प्रतिस्पर्धी उसके सामने आता है, कभी वो उस खेल में जीतता है, कभी हारता है, तो हार को स्वीकार करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होती है। सहिष्णुता का भाव आता है। वो अपने प्रतिद्वंदी को एकदम से खत्म नहीं कर देता, वो स्वीकार करता है फील्ड में ही। आप देखते होंगे कि जब 2 टीमें खेल रही होती हैं तो जो विजेता टीम होती है, जीतने के बाद वो सबसे पहले हैंडशेक करती है हारी हुई टीम के साथ। तो ये वैल्यूज भी डेवलप होते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। धैर्य का विकास होता है, सहिष्णुता का विकास होता है, विरोध को सहन करने की क्षमता का विकास होता है। तो इस तरीके से संगीत और व्यायाम के साथ प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा की प्लेटो की योजना को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि उच्च शिक्षा के विषय में उसका शिक्षा का कार्यक्रम क्या है। 2 स्तरों में डिवाइड किया उसने शिक्षा व्यवस्था को, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च
शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलेगी और इसमें मुख्य रूप से संगीत और शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी शिक्षार्थियों को। 20 वर्ष के बाद एक परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में जो लोग पास होंगे, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे, वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, और जो लोग अनुत्तीर्ण होंगे उनकी शिक्षा वहीं रुक जाएगी और वो समाज में उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। अब जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आएंगे उन्हें उच्च शिक्षा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी। मुख्य बात यह है कि उच्च शिक्षा प्लेटो के चिंतन में केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। संरक्षक वर्ग मतलब जो ऊपर के दो वर्ग हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनको कंबाइंड रूप में प्लेटो ने संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। तो उच्च शिक्षा उत्पादक वर्ग के लिए नहीं होगी, केवल किसके लिए होगी? संरक्षक वर्ग के लिए होगी। और इसलिए इस शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम गणित, द्वंद्व, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों को समाहित किए हुए होगा। इन सभी विषयों में प्लेटो ने गणित को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। गणित की एक शाखा है ज्यामिति, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उसने जो एकेडमी स्थापित की थी उसके मुख्य द्वार पर लिखा दिया था कि गणित के ज्ञान से वंचित किसी भी व्यक्ति को इस एकेडमी में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यानी जीवन के लिए, खासतौर से संरक्षक वर्ग के लिए, वो गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी समझता है। इसीलिए उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित को बहुत ज्यादा महत्व देता है। इसके अलावा संरक्षक वर्ग को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। वो जान सकेंगे इस संसार और दुनिया के रहस्य के विषय में क्या व्याख्याएं की गई हैं दार्शनिकों के द्वारा, उससे उनके अंदर संसार की समझ डेवलप होगी, तर्क शक्ति डेवलप होगी और इस तर्क शक्ति का प्रयोग वो शासन करने में कर सकेंगे। तो इस तरीके से उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से नितांत भिन्न है और इसका मकसद समाज में शासक वर्ग को, विवेकी शासक वर्ग को तैयार करना है, सैनिक वर्ग को तैयार करना है। अब ये जो उच्च शिक्षा 21 से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी शिक्षार्थियों को, उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में एक और परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा को पास करने वाले, उत्तीर्ण होने वाले आगे की शिक्षा के लिए जाएंगे और जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वो सैनिक वर्ग में शामिल होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे शिक्षा के क्रम के अनुसार प्लेटो ने वर्गों की व्यवस्था भी की है। कैसे एक समाज का स्तर निर्धारित हो रहा है, समाज में वर्ग संरचना बन रही है शिक्षा के माध्यम से। प्लेटो की शिक्षा योजना में इस बात पर विशेष फोकस किया गया है। तो 35 वर्ष की उम्र में जो परीक्षा ली जाएगी, उस परीक्षा को पास करने वाले आगे की शिक्षा के लिए जाएंगे और जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वो सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। अब 35 वर्ष की उम्र तक भी शासक के लिए शिक्षा पूरी नहीं है। 35 वर्ष के बाद किसको शिक्षा दी जाएगी और कैसी शिक्षा दी जाएगी, इसके बारे में प्लेटो कहता है कि 35 वर्ष के बाद जो शासक बनने होंगे उस शासक वर्ग के लिए ये शिक्षा होगी। और ये शिक्षा कोई सैद्धांतिक शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि सैद्धांतिक शिक्षा तो 35 वर्ष की उम्र तक विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूरी की जा चुकी है। 35 वर्ष के बाद जो शिक्षा दी जाएगी वो कैसी शिक्षा होगी? व्यावहारिक शिक्षा होगी। यानी शिक्षार्थियों को छोड़ दिया जाएगा समाज में। वो समाज
में जाकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करके ये सीखेंगे कि समाज की समस्याएं कौन सी हैं, किस वर्ग की कौन सी समस्या है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, व्यावहारिक ज्ञान बढ़ेगा। बहुत जरूरी होता है शासक के लिए व्यावहारिक ज्ञान की जानकारी। वैसे तो सभी के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक जीवन के ज्ञान की जरूरत भी होती है, लेकिन शासक के लिए प्लेटो कहता है ये बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है, उसके बिना वो शासन कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो सांसारिक जीवन में घुसकर 35 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक सांसारिक जीवन के थपेड़ों को झेलकर उसको जो अनुभव मिलेगा वो अनुभव उसे अच्छा और विवेकी शासक बनाएगा। तो इस तरीके से जो अंतिम क्रम है शिक्षा का वो शासक वर्ग को तैयार करने के लिए। तो प्लेटो का शिक्षा का जो क्रम है वो 50 वर्ष की उम्र तक पूरा होता है। और केवल प्लेटो ने ये योजना ही नहीं दी, बल्कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने एक एकेडमी की स्थापना की थी और उस एकेडमी में सिराक्यूज के नरेश को अपनी योजना के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए थी। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो सका, क्योंकि न्याय के सिद्धांत की तरह उसकी शिक्षा योजना में भी कुछ खामियां रह गईं, जिन खामियों को स्वयं उसके शिष्य अरस्तु ने भी पॉइंट आउट किया, अरस्तु ने भी दिखाया कि क्या कमियां हैं उसके अंदर। आलोचना की जाती है प्लेटो की शिक्षा योजना की, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि प्लेटो की शिक्षा योजना में जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, वो सबके लिए नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रखा गया है, वो वर्ग है उत्पादक वर्ग। लोकतांत्रिक समाज में हम क्या कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सबके लिए समान होने चाहिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन। लेकिन प्लेटो के चिंतन में ऐसा नहीं है। प्लेटो के चिंतन में प्राइमरी एजुकेशन तो सबके लिए है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, वो सबके लिए नहीं है, केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। तो आलोचक इस योजना को गैर लोकतांत्रिक मानते हैं, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। लोकतंत्र में समानता को बहुत महत्व दिया जाता है, सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है, लेकिन प्लेटो के चिंतन में इस समानता का अभाव देखने को मिलता है, जहां तक उसकी शिक्षा की योजना का संबंध है। तो इस वजह से आलोचक उसे गैर लोकतांत्रिक कहकर उसकी आलोचना करते हैं। वो सामान्य वर्ग के लिए नहीं है, वो अभिजात्य वर्ग के लिए है, संरक्षक वर्ग के लिए है उसकी उच्च शिक्षा की योजना, जो आज के लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती, ऐसा आलोचक मानते हैं। दूसरी आलोचना का आधार यह है उसकी शिक्षा योजना का कि उसमें जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है उसमें किन्हीं खास विषयों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। उन विषयों में गणित सबसे प्रमुख है। अभी आपने सुना कि उसने एकेडमी में उसके मुख्य द्वार पर कैसे लिखा रखा था कि गणित के ज्ञान से वंचित कोई व्यक्ति इस एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, गणित का महत्व है जीवन में, लेकिन गणित के लिए अन्य विषयों की उपेक्षा कर देना, साहित्य की उपेक्षा कर देना, ये उचित नहीं है। आज ये माना जाता है कि मानविकी विषयों का, खासतौर से साहित्य का, व्यक्ति के मन के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत उसकी जरूरत होती है, उसकी अहम भूमिका होती है। लेकिन
प्लेटो ने साहित्य के अध्ययन को केवल प्रारंभिक शिक्षा तक सीमित कर दिया है, उच्च शिक्षा में उसे कोई स्थान नहीं दिया है। यही नहीं, वो साहित्य के बहुत से अंशों पर प्रतिबंध भी लगाना चाहता है। वो कहता है ना कि साहित्य में जो अश्लील बातें हैं, जिनका विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनको निकाल देना चाहिए। आलोचक ये कहते हैं कि साहित्यकार को अपनी कल्पना के उन्मुक्त विचरण का अधिकार होना चाहिए। उस पर प्रतिबंध लगाकर कहीं ना कहीं उसकी प्रतिभा को हम दबाते हैं, उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित करते हैं, जो उचित नहीं है। तो गणित को ज्यादा महत्व और साहित्य की उपेक्षा, ये आलोचना का विषय बना प्लेटो की शिक्षा योजना की। अगली आलोचना ये की जाती है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो व्यावहारिक नहीं है, व्यवहार में संभव नहीं है कि एक वर्ग के लिए एक खास शिक्षा की व्यवस्था की जाए, दूसरे वर्ग के लिए दूसरी तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही वो इतनी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, इस वजह से भी वो व्यावहारिक नहीं है। खर्चीली योजना है। लंबे समय तक 50 वर्ष की उम्र तक अगर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तो 50 वर्ष की उम्र तक उसके लिए पैसा खर्च करना होगा, धन खर्च करना होगा, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं। बहुत उबाऊ हो जाती है शिक्षा अगर बहुत लंबी चलती है। किसी में सामान्य रूप से इतना धैर्य नहीं होता कि वो 50 वर्ष की उम्र तक केवल शिक्षा प्राप्त करे, और अगर ऐसा करता भी है तो उसके व्यक्तित्व के बहुत से गुण सामने नहीं आ पाते। विद्यार्थी बहुत लंबे समय तक अपने गुरुओं पर निर्भर बना रहता है, उसमें आत्मनिर्भरता का विकास नहीं हो पाता, स्वयं निर्णय करने की, स्वयं अपनी पहल से कार्य करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। इस लिहाज से ये व्यावहारिक नहीं है और लंबी और खर्चीली होने के कारण भी व्यावहारिक नहीं है। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद आज के संदर्भ में जब हम प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताओं को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि बहुत सी बातें जो प्लेटो के चिंतन में थी वो आज भी हमारी शिक्षा योजना का अंग है। जैसे आज फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। हर पाठ्यक्रम में जो शारीरिक शिक्षा का विषय है उसको कंपलसरी बनाया गया है, क्वालिफाइंग बनाया गया है, ये समझते हुए कि मानसिक क्षमता के विकास के साथ साथ, बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ शारीरिक क्षमता का विकास होना भी बहुत जरूरी होता है एक विद्यार्थी के। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इस दृष्टि से प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा में व्यायाम को जो महत्व दिया है वो महत्व हमें आज भी, आज की शिक्षा योजना में भी उसका महत्व दिखाई देता है। इस दृष्टि से वो बहुत प्रासंगिक दिखाई देती। दूसरी बात ये कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना दी थी वो उस समय के, अपने समय की तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों के संदर्भ में दी थी। वहां की व्यवस्था में जो अराजकता थी उस अराजकता को कैसे दूर किया जाए, आदर्श राज्य का कैसे निर्माण किया जाए, कैसे लोगों में कर्तव्य भावना का डेवलपमेंट किया जाए ताकि हर वर्ग अपने दायित्वों को पूरा करे और इससे समाज में एकता बनी रहे। ये प्रारंभिक लक्ष्य था प्लेटो का और इसी लक्ष्य के निमित्त उसने
शिक्षा की योजना को प्रेजेंट किया। इस शिक्षा योजना के माध्यम से ही वो चाहता था कि समाज में विभिन्न वर्गों का गठन हो, विभिन्न वर्ग अपने दायित्व को समझें और सबसे प्रमुख शासक वर्ग का, विवेकी शासक वर्ग का, जिसको वो दार्शनिक शासक कहता है, दार्शनिक राजा कहता है, उसका निर्माण हो सके। तो ये थी उसकी शिक्षा की योजना। प्लेटो के विचारों में एक अन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, वो है साम्यवाद का सिद्धांत या साम्यवाद की योजना। ये साम्यवाद की योजना भी प्लेटो के आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक साधन है। जहां शिक्षा को एक पॉजिटिव साधन माना गया, आदर्श राज्य के निर्माण में एक सकारात्मक साधन के रूप में पेश किया प्लेटो ने शिक्षा योजना को, वहीं उसकी जो साम्यवाद की योजना है वो आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक नकारात्मक साधन है। नकारात्मक क्यों? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत शासक वर्ग के लिए कुछ चीजों की मनाही की गई। शासक वर्ग पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है कि शासक वर्ग को ऐसा नहीं करना चाहिए, शासक वर्ग को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, शासक वर्ग को अपना परिवार नहीं रखना चाहिए। तो प्रतिबंध लगाने के कारण, शासक वर्ग को प्रतिबंधित करने के कारण ये आदर्श राज्य की एक नकारात्मक योजना या नकारात्मक साधन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। दूसरी बात ये जान लेनी आपके लिए जरूरी है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद से अलग है। आधुनिक साम्यवाद के विषय में जानते हैं? साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मार्क्स के चिंतन में सबसे मुखर रूप में सामने आई। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का, वैज्ञानिक साम्यवाद का प्रणेता कहते हैं। साम्यवाद की जो विचारधारा है उसका लक्ष्य समाज में आर्थिक विषमता को समाप्त करके, वर्ग भेद को समाप्त करके आर्थिक समानता और न्याय से युक्त समाज का निर्माण करना है। समाजवाद के विषय में, साम्यवाद के विषय में आप अलग से जानेंगे, पढ़ेंगे, विस्तार में उसको समझेंगे। अभी केवल इतना जानिए कि जो आधुनिक साम्यवाद है उसका लक्ष्य आर्थिक सुधार करना है, आर्थिक समानता स्थापित करनी है, अमीर और गरीब की खाई को दूर करना है। क्योंकि साम्यवाद के अंदर, आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत ही माना जाता है कि सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ आर्थिक विषमता है, आर्थिक भेद है, अमीर गरीब की खाई है। इसलिए अगर समाज में न्याय स्थापित करना है, समाज को एक आदर्श रूप देना है, तो ये आर्थिक विषमता खत्म होनी चाहिए और हर व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति कम से कम होनी चाहिए कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये आधुनिक साम्यवाद है। लेकिन प्लेटो की जो साम्यवाद की योजना है वो आर्थिक नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक है। क्योंकि उसका मकसद राजनीतिक व्यवस्था में जो बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों को दूर करना है। राजनीतिक व्यवस्था की बुराई क्या है कि शासक वर्ग स्वार्थ में लिप्त होकर जनता के हितों की अनदेखी करते हैं, भ्रष्टाचारी तरीकों को अपनाते हैं। जैसा कि स्वयं प्लेटो ने
अनुभव किया था अपने समय में नगर राज्यों में स्थापित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो प्लेटो के चिंतन का मकसद उन राजनीतिक बुराइयों को दूर करना था, उस अराजकता, उस अव्यवस्था, उस अन्याय को दूर करना था जो प्राचीन यूनानी समाज में व्याप्त थी। इसलिए उसकी साम्यवाद की योजना राजनीतिक सुधार का लक्ष्य रखती है, न कि आर्थिक सुधार का या आर्थिक समानता का, जैसा कि आज का साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद रखता है। तीसरी बात ये जो उसकी साम्यवाद की योजना के विषय में इंपॉर्टेंट है वो ये कि साम्यवाद की योजना केवल संरक्षक वर्ग के लिए यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। जैसे उच्च शिक्षा को उसने केवल संरक्षक वर्ग तक सीमित रखा, वैसे ही उसने साम्यवाद की योजना को भी केवल संरक्षक वर्ग के लिए पेश किया, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। चौथी बात, प्लेटो ये मानता है कि उसकी साम्यवाद की जो योजना है वो आदर्श राज्य की प्राप्ति में इसलिए सहायक है, इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से एक विद्यार्थी में, एक व्यक्ति में जो संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं, कैसे संस्कार? कर्तव्य पालन के संस्कार, निष्ठा की भावना, चारित्रिक निष्ठा, ये संस्कार बने रहे, इसके लिए साम्यवाद की योजना जरूरी है। क्योंकि एक बार शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब तक विद्यार्थी शिक्षार्थी रहता है, उसके ऊपर उस शिक्षा का बहुत प्रभाव होता है जो शिक्षा उसने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्राप्त की, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंदर प्राप्त की। लेकिन जैसे ही वो समाज में प्रवेश करता है, समाज की परिस्थितियां उसके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और कई बार वो सैद्धांतिक बातें छूट जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, वो भूल जाता है और सामाजिक परिस्थितियों के रंग में, उनके ढंग में अपने आप को ढाल लेता है, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां जैसी भी हो, उसे जैसा भी सिखा रही। तो प्लेटो ये कहता है कि परिस्थितियों का शासक वर्ग के ऊपर या सैनिक वर्ग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो शिक्षा उसने प्राप्त की है, उस शिक्षा का असर बना रहे, इसके लिए साम्यवाद की योजना जरूरी है। यानी बुरी परिस्थितियां शासकों को दुष्प्रभावित ना कर सकें, उसके शासन कार्य में बाधक ना बन सके, उसको विवेकी और सद्गुण बनाने में बाधक ना बन सके, इसके लिए साम्यवाद की योजना जरूरी है। वो कहता है कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है। जो विवेक उसने हायर एजुकेशन के माध्यम से अर्जित किया है, जो सद्गुण उसने अर्जित किया है, वो निष्प्रभावी हो सकता है अगर साम्यवाद की योजना ना हो। और जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं मनुष्य के अंदर की, जो स्वाभाविक क्षुधा है, वासना है, कामना है, चीजों को, वस्तुओं को, पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की, वो इतनी हावी हो जाती है कि शासक कई बार ये नहीं सोचता कि वो शासक है, उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरी जनता की सुरक्षा और उसके हित की, उसके कल्याण की जिम्मेदारी। तो वो शासक भेड़िया बन सकता है, स्वार्थ में लिप्त होकर वो जनहित की उपेक्षा कर सकता है अगर साम्यवाद की योजना को लागू ना किया जाए। तो शिक्षा की योजना के साथ साथ आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कौन सी योजना जरूरी है? प्लेटो कहता है साम्यवाद की योजना जरूरी। अब ये जो साम्यवाद की योजना है, ये क्या है और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको जानने से पहले
आप ये जान लीजिए कि प्लेटो की जो साम्यवाद की योजना है वो कोई नई योजना नहीं थी। उसके समय में एथेंस और स्पार्टा जैसे नगर राज्यों में किसी न किसी रूप में ये मौजूद थी। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं आप कि पाइथागोरस के आश्रम में ये योजना प्रचलित थी और यूरोपाइड्स ने अपनी रचना प्रोटेसिलास में स्त्रियों के साम्यवाद का उल्लेख किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई नवीन योजना नहीं थी, प्लेटो को इस योजना की प्रेरणा एथेंस और स्पार्टा से ही मिली थी। अब ये जो साम्यवाद की योजना है इसको दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है प्लेटो के द्वारा। ये दो रूप कौन से हैं? पहला वो बताता है संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद क्या है? इसके अंतर्गत प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की मनाही की। वो क्या कहता है कि संरक्षक वर्ग को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। न तो वो उसका अर्जन कर सकेगा, न उसका संरक्षण कर सकेगा और न ही उसका विस्तार कर सकेगा। उसके पास अपनी संपत्ति कोई नहीं होगी। फिर प्रश्न उठता है कि वो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, क्योंकि संपत्ति की जरूरत हमें आजीविका की पूर्ति के लिए होती है। बेसिकली हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं, काम के बदले हमें पारिश्रमिक मिलता है। तो जब शासक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी तो फिर वो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। यहां पर प्लेटो ये कहता है कि उसकी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाएगी, यानी शासक का पालन पोषण ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। शासक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति निश्चिंत रहते हुए अपना पूरा ध्यान, पूरा समय, पूरा योगदान शासन कार्य में देंगे। यानी एक हॉस्टल लाइक जीवन शासकों के द्वारा बिताया जाएगा। वो एक समूह में रहेंगे, राज्य द्वारा उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, राज्य द्वारा उनके खाने का प्रबंध किया जाएगा, राज्य द्वारा उनके वस्त्र की व्यवस्था की जाएगी। रहन सहन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी उनका कोई निजी जीवन नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं। अब प्रश्न उठता है कि प्लेटो ने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी? प्लेटो ने इसके पीछे तर्क दिए। क्या तर्क है? वो कहता है कि संपत्ति का आकर्षण, संपत्ति का मोह शासक को उसके पथ से विचलित कर सकता है। संपत्ति एक बाधक तत्व है जो एक विवेकी शासक को निस्वार्थ भाव से कार्य करने से रोकता। बहुत हद तक प्लेटो सही भी है, क्योंकि आज भी अगर आप सार्वजनिक जीवन में देखें, दृष्टि डालें, शासकों के आचरण को देखें, तो आप ये पाएंगे कि बहुत से मंत्रियों, बहुत से सत्ताधारियों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के अर्जन का मामला चल रहा है। वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस दुरुपयोग को प्लेटो ने भी देखा था, इसीलिए उसने सजेस्ट किया कि आदर्श राज्य में जो शासक होंगे उनके पास
अपनी कोई निजी संपत्ति ही नहीं होगी। जब संपत्ति रखने का अधिकार उन्हें नहीं होगा तो वो उसके पीछे भागेंगे नहीं, अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपना पूरा ध्यान, पूरा योगदान जन सेवा में देंगे, लोक कल्याण में देंगे। निस्वार्थ भाव से वो अपना कर्तव्य निर्वहन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि संपत्ति जैसे बाधक तत्व से उनको दूर रखा जाए, क्योंकि संपत्ति एक बुराई है प्लेटो की दृष्टि में। संपत्ति से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, वो और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, और फिर उसको बढ़ाने के लिए वो नैतिक अनैतिक हर तरह के साधन को अपनाने की कोशिश करता है, जिससे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। तो ये तर्क देता है प्लेटो शासक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित करने के पीछे। दूसरे दार्शनिक आधार पर वो कहता है कि व्यावहारिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है कि जिसके हाथ में राजनीतिक शक्ति हो उसके हाथ में आर्थिक शक्ति भी। राजनीतिक शक्ति जिसके हाथ में है, शासक अपना ध्यान केवल और केवल एक ही कार्य में लगा सके, इसके लिए दूसरे कार्य से उसे अलग रखना जरूरी है। संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का प्रयोग, वितरण ये उत्पादक वर्ग तो कर सकता है, लेकिन शासक वर्ग अगर इसकी लिप्सा में फंसेगा तो वो विवेकपूर्ण तरीके से शासन कार्य को संपन्न नहीं कर सकेगा। तो व्यावहारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से भी ये जरूरी है कि राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से अलग रखा जाए। भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि कंचन और कामिनी के मोह से विरत रहने वाला ही निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है। कंचन यानी सोना, समृद्धि का जो प्रतीक है, और कामिनी यानी स्त्री। तो प्लेटो भी इन बाधक तत्वों से अपने शासक को दूर रखना चाहता है, ताकि वो निस्वार्थ भाव से अपना पूरा ध्यान और समय जनता की सेवा में, जनता के कल्याण में दे सके, ताकि सुशासन स्थापित हो सके, आदर्श राज्य की स्थापना हो सके, समाज में न्याय स्थापित हो सके। और तीसरा लॉजिक वो ये देता है इसके फेवर में कि अगर शासक को संपत्ति अर्जित करने की छूट दे दी जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का आधार योग्यता नहीं रह जाएगी। योग्य व्यक्ति उच्च पदों तक नहीं पहुंच पाएगा, योग्य व्यक्ति शासक नहीं बन पाएगा। कौन शासक बन पाएगा? जिसके पास संपत्ति है। और जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि सार्वजनिक पदों तक पहुंचने के लिए संपत्ति एक बड़ा रोल प्ले करती है। लोकतंत्र में भी इलेक्शन में, जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में संपत्ति का बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। तो इस दृष्टि से भी प्लेटो के विचार बड़े प्रासंगिक दिखाई देते हैं कि वो शासक को निजी संपत्ति से क्यों वंचित करना चाहता है। उसके पीछे जो तर्क है वो प्रासंगिक। अब दूसरा उसने जो साम्यवाद बताया वो था स्त्रियों का साम्यवाद। दो रूप बताया ना उसने साम्यवाद के। तो पहला तो था कि संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा उसने कहा स्त्रियों का साम्यवाद। स्त्रियों का साम्यवाद क्या है? ये भी संरक्षक वर्ग के लिए है, और इस साम्यवाद की योजना के अंतर्गत शासक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवार की मनाही की गई है। यानी शासक ना तो अपनी निजी संपत्ति रख सकता है और न ही
विवाह करके अपना परिवार बसा सकता है, क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि संपत्ति की तरह ही परिवार भी शासक के मार्ग की बाधा है, बाधक तत्व है। और प्लेटो यहां तक कहता है कि संपत्ति का अर्जन भी व्यक्ति परिवार के लिए ही करता है। परिवार का मोह ही, अपनी संतानों का मोह ही उसे संपत्ति अर्जित करने के लिए, संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए न केवल संपत्ति से वंचित करना जरूरी है शासक को, बल्कि उसको उसके निजी परिवार से भी वंचित करना होगा, तभी वो विवेकपूर्ण ढंग से शासन कार्य को संपादित कर सके, क्योंकि परिवार एक बाधा है उसके कार्य में। इस बाधा को दूर किए बिना आदर्श शासकों का, दार्शनिक शासकों का निर्माण संभव नहीं। अब जब निजी परिवार नहीं होगा तो क्या होगा? इसके लिए वो जो योजना देता है वो ये कि संरक्षक वर्ग के लिए अस्थायी वैवाहिक संबंधों की व्यवस्था की जाएगी। यानी स्थायी रूप से तो वो अपना कोई परिवार नहीं बना सकेंगे, विवाह नहीं कर सकेंगे, लेकिन अस्थायी रूप से साल में एक आध बार संरक्षक वर्ग के स्त्रियों और संरक्षक वर्ग के पुरुषों के बीच अस्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। और उन संबंधों के बाद जो संतानें उत्पन्न होंगी, उन संतानों की देखभाल, उनका पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाएगा, राजकीय धाय गृहों में किया जाएगा। माता पिता को उनके पालन की जरूरत नहीं होगी। वो यहां तक कहता है कि ना तो माँ बाप अपनी संतानों को पहचान सकेंगे और ना ही संतानें अपने माँ बाप को पहचान सकेंगी, क्योंकि अगर पहचान लिया तो परिवार का मोह पैदा हो जाएगा और शासक निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो अस्थायी वैवाहिक संबंधों की योजना प्रस्तावित करता है, जिसमें वैवाहिक संबंधों के बाद जो संतानें उत्पन्न होंगी उनका पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाएगा। अब इस योजना के पीछे भी वो तर्क देता है कि ये योजना क्यों जरूरी है। सबसे पहले वो कहता है कि परिवार का मोह शासक को पथभ्रष्ट ना करे, इसलिए जरूरी है। दूसरा जो लॉजिक देता है वो ये कि इस योजना से स्त्रियों को मुक्ति मिलेगी। किससे? घर की चार दीवारी से।